हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का साइंस का 10th चैप्टर जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो हमने पहले चैप्टर में अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के लिए, मैच्योरिटी आने के लिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो चेंजेस आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज के बाद ही होते हैं। तो वो सब क्या क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी अलग अलग चीज़ें होती हैं, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एडोलेसेंस जो है वो आपकी पूरी एज होती है। ठीक है, फ्रॉम 11 ईयर्स से लेके 18 to 19 ईयर्स तक होती है। वो जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ये होता है, देखो, ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरली होता है। किसी में स्लोली होगा, किसी में ग्रेजुअली होगा, किसी में बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस वो पीरियड ऑफ लाइफ है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं विच लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन है, तो इसको आपको याद करना है। Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. ठीक है, जैसा कि 12 के बाद जो जितने नंबर्स आते हैं उसमें लास्ट में क्या वर्ड है? टीन्स, राइट। जैसे 13 14 है ना, टिल 19। तो 19 ईयर्स तक वी यूज्ड टू से कि टीनेजर्स हैं, राइट। टीनेज हो रहा है ये, तो वही टीनेज को ही एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया एडोलेसेंस के बारे में। अब प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी होती है जैसे ही ये चेंजेस स्टार्ट होते हैं होना, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। द चेंज मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही चेंज होना स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में, बस उसी को प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो चेंज होते हैं उनकी वजह से बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम रिप्रोडक्टिवली मेच्योर। ठीक है, प्यूबर्टी एंड when an adolescent reaches reproductive maturity। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है? तो क्या होता है? फर्स्ट होता है इंक्रीज इन हाइट। आपने नोटिस किया होगा आपके कुछ फ्रेंड्स बहुत जल्दी से उनकी हाइट बढ़ गई अचानक से, है ना, और कुछ की अभी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। किसी में फास्ट होता है, किसी में स्लोली होता है। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, जो आपके लॉन्ग बोन्स है ना, आर्म्स और लेग्स के, वो इलोंगेट हो जाते हैं टू मेक द पर्सन टॉल। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी दी हुई है 10.1, इसमें ये जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एट विच लाइक एट 12 ईयर्स, ठीक है, तो 84% ऑफ जो है हाइट आप रीच कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं इन बॉयज़ एंड 91% इन गर्ल्स। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा है, ये वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो इसको, इस डाटा को यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अ बॉय इज़ 9 years old एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, तो उसका जब ग्रोथ पीरियड ख़त्म हो जाएगा, लाइक आफ्टर 19 या 18 ईयर्स, वो कितना लंबा होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, आपका एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। तो उसके लिए क्या है? प्रेजेंट हाइट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो जैसे कि 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो किस एज में? 9 ईयर्स में। अब 9 ईयर्स में कितना अटेन करता है बच्चा? 75% ऑफ फुल हाइट वो अटेन कर लेता है। तो 120 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से
160 सेंटीमीटर्स होगी उसकी हाइट आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसकी टोटल हाइट 160 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी को आपने ये ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, ये है। अब देखिए क्या होता है, इनिशियली ना गर्ल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं देन बॉयज़। ठीक है, और फिर बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन while others may grow gradually। ठीक है, तो कुछ में जल्दी जल्दी हो जाता है, कुछ में स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है। ऑलराइट, तो जो ये अचानक से हाइट इंक्रीज़ होती है तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर नॉट एबल टू कैच अप। ठीक है, तो अजीब से ही बच्चा दिखता है। ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद जो है जितने बॉडी पार्ट्स हैं दे ऑल कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है। ये जो आपका ग्रोइंग ईयर है इसमें आपकी हाइट बढ़ेगी, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से खाना पीना चाहिए। ठीक है, हाइट जो है डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के या आपकी फैमिली मेम्बर्स के हाइट पर। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइट होता है ये जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स आपके होते हैं क्रोमोसोम पे, हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो पेरेंट्स, अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो पता है कि फादर एंड मदर दोनों के न्यूक्लियस हमारे अंदर हैं। ठीक है, तो उनके जीन्स हैं हमारे अंदर, तो उन्हीं की हाइट पे हमारी हाइट डिपेंड करती है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट एंड राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, क्योंकि आपके मसल्स और बोन्स को बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत नरिशमेंट चाहिए फॉर द ग्रोथ। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में भी बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे कि बॉयज़ में क्या होता है, व्हेन देयर इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी तो शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन विच रिजल्ट इन ग्रोथ। ठीक है, तो उनके शोल्डर्स वाइड ब्रॉड हो जाते हैं और चेस्ट वाइड हो जाता है। ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। ऑलराइट, तो बॉयज़ में जो होती है मसल्स बहुत ग्रो होती हैं, दे आर मोर प्रोमिनेंट दैन इन गर्ल्स। दस चेंजेस जो होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है वॉइस चेंज। तो वॉइस चेंज भी बहुत होता है, जैसे इन बॉयज़ क्या होता है, वॉइस अजीब सी क्रैक सी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि एट प्यूबर्टी जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंक्स भी बोलते हैं, वो ग्रो होने लगता है। बॉयज़ में लार्जर वॉइस बॉक्स ग्रो होता है, डेवलप होता है उसी टाइम पे। तो ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है वो आप देख सकते हैं एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये देखिए, ये इस तरह से जो प्रोट्रूडिंग सा दिखता रहता है इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। गर्ल्स में लैरिंक्स जो है विजिबल नहीं होता है क्योंकि वो छोटा सा ही रहता है, इसीलिए गर्ल्स की जो हाई पिच्ड वॉइस होती है, गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव डीप वॉइस। ठीक है, बॉयज़ में डीप वॉइस होती है। ऑलराइट, तो एडोलेसेंट में बॉयज़ में क्या होता है, जब मसल्स ग्रो होते हैं वॉइस बॉक्स के तो दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो कुछ टाइम के लिए उनकी वॉइस बहुत होर्स हो जाती है, जिसकी वजह, होर्स मतलब कि जैसे बहुत दबी दबी सी, जैसे गला ख़राब हो जाता है जब आपको बहुत तेज़ ज़ुकाम हो जाता है तो जैसी दबी दबी सी आवाज़ होती है ना, उस तरह की हो जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद इन अ वीक और सो वॉइस बिकम्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये होता है वॉइस में चेंज होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। मेनली ये बॉयज़ में ही होता है, गर्ल्स की तो जैसी है वैसी रहती है, बॉयज़ की ही चेंज होती है। एडम्स एप्पल बॉयज़ में ही विजिबल होता है। ठीक है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो
ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपका जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उनका सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए सेबेशियस ग्लैंड्स मेनली ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स ये सब होते हैं। तो यू हैव टू टेक बाथ रेगुलरली टू कीप योर सेल्फ क्लीन। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे से डेली बाथ लेना ही लेना है। A few glands such as sweat glands, oil glands, salivary glands, they release their secretion through ducts। ठीक है, तो उनमें डक्ट्स होती है, ऐसी पाइप सी होती है, उसी के थ्रू वो अपना जो सिक्रेशन है वो रिलीज़ करते हैं, और ये पाइप जाके जहाँ पे भी वर्क करना है उस सिक्रेशन को, वहाँ तक ये जाती है। ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं करते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, उनके पास डक्ट नहीं होता है, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में देखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा। ठीक है, तो उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी आपको पता है, टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, तो जो मेल्स होते हैं उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टिस एंड पेनिस, वो डेवलप हो जाते हैं कम्प्लीटली, और टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज एनलार्ज होंगी, एग्स बिगिन टू मेच्योर एंड ओवरी विल स्टार्ट रिलीजिंग 1 egg ईच मंथ। ठीक है ना, तो इस तरह से सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी हो जाता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। तो एडोलेसेंस जो एज होती है, उस एज में ना बच्चे का थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग बहुत चेंज हो जाता है। एडोलेसेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं दैन बिफोर, ऑल्सो बहुत वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, और वो बहुत ज़्यादा टाइम डे ड्रीमिंग, थिंकिंग में ही निकालते हैं। इनफैक्ट ये जो टाइम होता है, इसमें ब्रेन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है टू लर्न, फॉर लर्निंग ब्रेन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है। बट जो एडोलेसेंट्स होते हैं, दे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू देयर चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। सो there's nothing to worry, there's nothing to feel insecure, it is all natural process. If your body changes are slow, then no need to feel insecure. All right, you will catch up with all your friends, because टिल 18 ईयर्स तक होता ही है ये सारे चेंजेस। तो 18 ईयर्स तक आपका भी सब जितने बॉडी चेंजेस हैं वो सब हो जाएगा, तो कोई कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ब्रेन की हाईएस्ट लर्निंग कैपेसिटी होती है इस टाइम पे। तो वर्क हार्ड एंड स्टार्ट स्टडिंग। Alright, develop some skills. If you are not well in studies, try to develop some skills so that it can be helpful for your future. Alright, next देखते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो, जो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, दे प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमीट्स क्या है, स्पर्म्स एंड ओवा। तो जो गर्ल्स होती हैं उनमें क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम में ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप, और बॉयज़ में क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रो होता है, मुस्टैच एंड बियर्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग अप। तो ये जो फीचर्स होते हैं विच डिस्टिंग्विश अ गर्ल एंड अ बॉय, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो बॉयज़ में हेयर ऑन चेस्ट भी डेवलप होता है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ में आर्मपिट जो होता है उसमें भी हेयर्स आ जाते हैं, आपके प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स आ जाएंगे। अब दी थाई जो रीजन होता है, प्यूबिक रीजन उसको कहते हैं, वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, हार्मोन्स के कंट्रोल में। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो मेल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है,
टेस्टिस सिक्रीट करता है, और जब प्यूबर्टी आती है तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, और वही क्या करेगा, आपकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ग्रो करवाएगा, डेवलप करवाएगा, जैसे हेयर, फेशियल हेयर्स, हेयर्स ऑन चेस्ट, ठीक है, ये सब यही करवाता है टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा है जो फीमेल्स होती हैं उनका जो सेक्स हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है, और ओवरी ही जो ईस्ट्रोजन है उसको सिक्रीट करेगी, और यही हेल्प करती है इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स, ठीक है। जो आपके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है वो सब ये ईस्ट्रोजन ही करता है, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है पहले तो वो सिक्रीशन अपना हार्मोन भेजेगा ओवरी या टेस्टिस के पास, ठीक है। तो ओवरी और टेस्टिस तब स्टिमुलेट होंगे, उनको पता चलेगा हाँ पिट्यूटरी ने कहा है कि अब ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करना है, तब ये ओवरी करेगी ईस्ट्रोजन और टेस्टिस करेगा टेस्टोस्टेरॉन। तो फिर ये ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन क्या करेंगे, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से मेन है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल में रहते हैं ये टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स इन दी ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हुआ तो ब्लड के थ्रू वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पे उनका काम है, तो वो जाएंगे आपके टारगेट साइट पे, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जहाँ पे आपके हार्मोन को काम करना है वो होगा टारगेट साइट, ठीक है। तो टारगेट साइट फिर रिस्पॉन्ड करेगा हार्मोन के जो भी सिक्रीशन आया है थ्रू ब्लड स्ट्रीम उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद देखो अब यहाँ बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो तो आपके सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जैसा भी आपने पढ़ा ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट करते हैं, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यही हार्मोन्स आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं, और यही जो सेक्स हार्मोन्स है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप समझो मास्टरमाइंड है, ठीक है। वो मास्टरमाइंड अपना जब ऑर्डर देता है टेस्टिस और ओवरीज को तभी टेस्टोस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। ऑलराइट, तो यही यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी यही दिया हुआ है, जैसे हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, मेल्स और फीमेल्स में ये आपको समझ में आ ही रहा है। टेस्टिस तो मेल में ही है, ओवरीज फीमेल में, तो टेस्टोस्टेरॉन मेल में होता है, ईस्ट्रोजन फीमेल में। ऑलराइट, उसके बाद जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन है वो ब्लड स्ट्रीम से रीच करेगा टारगेट साइट पे, और उसके बाद फिर जो टारगेट साइट है, मतलब पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, टेस्टिस और ओवरीज को बोला कि भाई तुम अब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करो, तो उन्होंने सिक्रीट किया। अब टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जाएंगे अपने टारगेट साइट्स पे। टारगेट साइट्स क्या है आपके, जैसे फेशियल हेयर ग्रो करना है तो फेशियल हेयर को ग्रो करवाने के लिए आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो जहाँ जाएगा उसको बोलेंगे टारगेट साइट, ठीक है, जहाँ जाके उसको स्टिमुलेट करेगा। वैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाना है तो ईस्ट्रोजन विल गो टू दैट टारगेट साइट, ठीक है। उसके बाद फिर जब टारगेट साइट पे पहुँच जाएगा देन स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑलराइट, तो इस तरह से ये दिया हुआ है कि प्यूबर्टी को कैसे कंट्रोल होता है बाय हार्मोन्स। अब रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, तो एडोलेसेंट जो हो गया, समझ में आ गया कि एडोलेसेंट हो गए तो अब हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए हैं। तो क्या ये जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए तो ये लाइफ टाइम के लिए है? हाँ, मेल्स में जो होते हैं वो
फ्रॉम एडोलिसेंट टिल दे डाई दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, मतलब वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। फीमेल्स जो होती हैं उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? उनके अंदर जो है ओवरी क्या करता है, हर मंथ एक एग रिलीज़ करता है। ठीक है, जब वो मंथ में एग रिलीज़ कर रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने का चांस है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ओविडक्ट में। उसके बाद फिर जो वो जाइगोट है वो डेवलप होता रहता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर किधर आता है, यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आके यूट्रस की वॉल से इम्बेड हो जाता है, और बाकी पूरा जो बेबी का डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है। तो अगर ओवरी एग रिलीज़ कर रहा है तो आपका जो फीमेल्स का यूट्रस है उसकी जो वॉल्स होती हैं ना, वो भी अपने आप को रेडी करती हैं। इफ़ इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो है उसको डेवलप होना है। ठीक है, तो यहाँ जो यूट्रस है उसकी वॉल में थिकनिंग होती है, थोड़ी मोटी सी वॉल हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये जो थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग है, यूट्रस वॉल है, वो प्लस ब्लड प्लस जो आपका एग रिलीज़ हुआ है वो सब शेड ऑफ होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो हर 28 to 30 डेज़ में एक बार ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यही यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो वही उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज़। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है मेनार्क, जो कि आपके ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के टाइम से होता है। उसके बाद एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, इस टाइम के बीच में जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप्स। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन उसके बाद नहीं होता है, मेनोपॉज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरी जो है अब एग रिलीज़ नहीं कर रही है। जब एग है नहीं तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है नहीं है, राइट। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप हो गया तो फीमेल्स आर नो मोर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, दे कांट रिप्रोड्यूस आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जो फीमेल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन एज जो होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है, वो फ्रॉम मेनार्क से टिल मेनोपॉज होती है। ठीक है, मेनार्क से मेनोपॉज तक उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। साइकिल में क्या क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज़, यूट्राइन वॉल की थिकनिंग होना, उसके बाद इफ़ प्रेगनेंसी नहीं हो तो ब्रेक डाउन होना, और फिर अगर इन केस प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको पता ही है कि उसके बाद क्या होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जो भी होता है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया कि मेल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव आफ्टर एडोलेसेंट टिल दे डाई, बट फीमेल्स में मेनार्क से मेनोपॉज तक का ही टाइम रहता है उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ का। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अब कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, जो न्यूक्लियस था उसके अंदर क्या थे बेटा? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स थे। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे अंदर पता है कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, मैं पेयर्स बोल रही हूँ, पेयर्स आप समझ रहे हैं? जैसे चप्पल होती है तो वो पेयर्स में आती है, स्लीपर्स पेयर्स में आते हैं, राइट। उसी तरह से जो क्रोमोसोम है वो भी पेयर्स में होते हैं। एक जैसे 2 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, एक ये समझ गए? ये थोड़ा बहुत बेकार से मैंने ड्राइंग किया है, रुक जाओ।
इस तरह से कुछ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में। हर अलग अलग स्पीशी में वेरी करता है, लेकिन ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। ठीक है, तो 22 पेयर्स तो होते हैं ऐसे हमारे जो बाकी क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक पेयर जो है वो होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें जो गर्ल्स होती हैं, मतलब चलो एक मिनट, फीमेल्स जो होती हैं उनमें ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, एक जैसे ही हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं ना उनमें एक्स और वाई होते हैं। समझ रहे हो आप? अब देखो, जब भी कोई एग रिलीज़ होता है, ठीक है, तो देखो एग जो रिलीज़ हुआ है उसमें 23 पेयर्स में नहीं रहेंगे। ठीक है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, पेयर में नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ एक ही तरह के एग रिलीज़ करती हैं, सब में एक्स वाले ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। जितने भी एग्स हैं सब एक्स वाले रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेल्स होते हैं इनके जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, अब उनमें भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, पेयर नहीं रहेगा। तो या तो एक्स वाला रहेगा या तो वाई वाला रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, जो स्पर्म है एक्स वाला अगर स्पर्म है, ठीक है, वो अगर एग तो सारे एक्स वाले ही हैं, समझ रहे हो ना? तो एक्स वाला एग है, ठीक है, एक्स वाला ही स्पर्म है, तो दोनों फ्यूज़ हुए तो एक्स एक्स 2 हो गए। 2 एक्स किस में होते हैं? फीमेल्स में होते हैं। तो ये हो जाएगी फीमेल, मतलब कि गर्ल हो जाएगी। और वाई वाला जो हमारा स्पर्म है वो अगर है तो वो अगर फ्यूज़ होगा एक्स वाले के साथ तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। हाँ, एक्स और वाई किस में होते हैं? मेल में होते हैं, तो वो हो जाएगा बेबी बॉय। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ देखिए सब लिखा हुआ है, जैसे कि क्रोमोसोम होता है इन द फर्टिलाइज्ड एग, और chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes. 2 chromosomes are sex chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosome while a male has 1 X and 1 Y chromosome, जो मैंने आपको यह भी बताया। तो जो गैमीट्स होते हैं एग और स्पर्म, दे हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब या तो X होगा या तो Y होगा मेल्स में, और फीमेल्स में दोनों एक्स एक्स ही हैं तो एक्स ही होंगे सभी एग्स में। ठीक है, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि जो फीमेल्स में होता है एग वो एक एक्स क्रोमोसोम ही रहता है सब में। जबकि स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड, 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम, अदर हैज़ वाई क्रोमोसोम। अब देखिए ये जो फिगर है, ठीक है, यहाँ देखिए ये है स्पर्म्स वाई क्रोमोसोम वाला और ये है एक्स क्रोमोसोम वाला। एग मैंने जैसा आपको बताया दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होंगे, तो एक्स हैं दोनों। जब एक्स और वाई फर्टिलाइज होते हैं, मतलब एक्स वाला एग और वाई वाला स्पर्म जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो एक्स वाई क्रोमोसोम बनता है और वो होता है बॉय। ठीक है, जब एक्स एक्स होता है, मतलब कि एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, तो वो बनता है एक्स एक्स वाला क्रोमोसोम का सेट और वो होती है गर्ल। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला? इससे हमें पता चला है कि जो हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि बच्चे का जो जेंडर है उसके लिए हमेशा मदर्स को माना जाता है कि उनकी वजह से हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं साइंस के हिसाब से क्या है, फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर, है ना। ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है,
The sex chromosome of father determines the sex of unborn baby. The belief that mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. ठीक है ना, बिकॉज मदर्स का तो कुछ है ही नहीं उसमें. मदर्स आर इक्वली है, जिस चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, शी इज़ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग हर एक्स क्रोमोसोम. लेकिन जो फादर है वही एक्स या वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर वो वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब उसे भी नहीं पता होता है. ऑब्वियसली स्पर्म्स मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं. नोबडी कैन डिसाइड कि एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज़ करे या वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज़ करे. तो ये एक ऐसी चांस की बात होती है कि एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज़ कर रहा है या वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज़ कर रहा है. ठीक है, तो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बट हाँ, साइंस के हिसाब से फादर कौन सा क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. ठीक है ना. चलिए, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. अब कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो कि हमारे ये ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी हैं. जैसा कि आपने देखा कि पिट्यूटरी जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको, टेस्टिस और ओवरी को, टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स. ठीक है, इसी तरह से जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये देखो यहाँ पे है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हुए हैं यहाँ पर. देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन से अटैच्ड होता है. ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड होता है. बहुत लोगों को गॉइटर हो जाता है ना, तो वो गॉइटर क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड ही जो है एनलार्ज हो जाता है. ठीक है, फिर ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड है. एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनीज़ के ऊपर. देन पैनक्रियाज के बारे में आपने क्लास 7th में डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था, वो पैनक्रियाज हो गया. देन ये है फीमेल्स के लिए ये ओवरी हो गया और ये मेल्स का टेस्टिस हो गया. ठीक है ना. तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनकी पोजीशन है इन द ह्यूमन बॉडी. तो जैसा कि है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन. जो पिट्यूटरी है उसके अलावा जो और भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल. ठीक है, तो थायराइड जो होता है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो गॉइटर था वो गॉइटर इज़ अ डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है. लेकिन जिसको गॉइटर हो जाता है वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. ठीक है, इसी तरह से जो पैनक्रियाज के बारे में लिखा हुआ है, जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. आप लोगों ने डायबिटीज़ नाम की बहुत ही कॉमन सी लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में सुना ही होगा. तो जो डायबिटिक होते हैं उनमें ये पैनक्रियाज यही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो इसी वजह से डायबिटीज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट है देखिए एड्रिनल ग्लैंड होता है. जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किडनीज़ के ऊपर लोकेटेड होता है और ये प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन. एड्रेनालिन क्या करता है, आपका करेक्ट सॉल्ट बैलेंस करता है. ठीक है, मेंटेन करता है आपका जो सॉल्ट है उसको. ठीक है, और बाकी एड्रेनालिन जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू एडजस्ट इन द स्ट्रेस कंडीशन. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, एम्बैरेस होते हैं या वरीड होते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, उस टाइम पे एड्रेनालिन जो होता है वही वर्क करता है, आपको हेल्प करता है एडजस्ट करने में. देन थायराइड और एड्रिनल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन. जब वो ऑर्डर कहाँ से रिसीव करते हैं, जहाँ से टेस्टिस और ओवरीज रिसीव करते थे, पिट्यूटरी से. ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाकी जो हार्मोन्स हैं, बाकी जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रोल ऑफ
हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है, तो आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा ही था, सिल्क वर्म में भी होता है और किस में होता है, हमने किस में पढ़ा था, फ्रॉग में पढ़ा था, राइट, फ्रॉग में पढ़ा था। अब देखिए जो हार्मोन्स होते हैं वो वहाँ पे भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो पढ़ लेते हैं। जो चेंज होता है फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट वो हमें मालूम है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो होते हैं इंसेक्ट्स में उसको कौन कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, फ्रॉग्स में थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है जो ये मेटामॉर्फोसिस होता है वो। ठीक है, और थायरॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड अमाउंट में थायराइड ग्लैंड ने प्रोड्यूस नहीं किया तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है, और जो लार्वा स्टेज होता है, मतलब जो टैडपोल होते हैं ना, वही लार्वा होते हैं फ्रॉग्स में, तो वो वही रह जाते हैं, वो एडल्ट नहीं बन पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपकी ग्रोथ रोक देते हैं। ठीक है, जैसा कि इस फ्रॉग में हो रहा है वो। अगर सफिशेंट अमाउंट में आयोडीन नहीं प्रेजेंट होता है जिस पानी में फ्रॉग रह रहा है, ठीक है, सॉल्ट हम देखते हैं ना, सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है, राइट, आयोडीन, इसीलिए तो हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं ताकि आयोडीन हमारे अंदर जाता रहे, ताकि हमें कौन सी बीमारी ना हो, गोइटर ना हो। ठीक है, तो गोइटर क्यों कब होता है, जब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल हो जाता है और वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। एग्जैक्ट सेम होता है फ्रॉग्स में। ठीक है, वो जिस पानी में उनका लार्वा मतलब कि टैडपोल रह रहा है, अगर उस पानी में आयोडीन की कमी है तो फिर थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको तो आयोडीन चाहिए। ठीक है, जब वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो जो टैडपोल है वो कभी एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाता है। ठीक है, ये देखिए लिखा है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। इफ वाटर इन विच tadpoles are growing does not contain sufficient amount of iodine, the tadpoles cannot become adult frog। सोच रहे हैं, तो आयोडीन रिच होना चाहिए वो वाटर जिसमें टैडपोल रहता है, तभी वो एडल्ट फ्रॉग बन पाता है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखिए मेंटल और फिज़िकल वेलबींग इंडिविजुअल का इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, वो हर कोई ध्यान रखता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करता है। तो जो हमारा फिज़िकल हेल्थ है उसको, या प्रॉपर वेलबींग ऑफ अ पर्सन के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, डाइट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो हम ये खाना खाते हैं वो एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा हुआ है बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ आपके डाइट में होना चाहिए इन प्रॉपर अमाउंट, वही होता है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और प्रॉपर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके फ़िज़िकल वेलबींग के लिए ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। एडोलसेंस के टाइम में ये सब चीज़ें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते, इसलिए उस टाइम पे आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ही चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप वैसे ही एक्टिव है, लेकिन इंडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, मोबाइल गेम्स नहीं खेलना है, भाग दौड़ करके बाहर जाके खेलो, फील्ड में खेलो। ठीक है, इस तरह से आपको फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और हाइजीन मेंटेन करना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, रोज़ नहाना है, अच्छे से ब्रश करना, ये सब हाइजीन में आता ही है, ये सब आपको पता है।
ठीक है। तो न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलिसेंस, तो एडोलिसेंस में देखिए रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, रैपिड डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इस टाइम पे बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मील है वो बैलेंस्ड होने चाहिए, जैसे कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये सब रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। जो हमारा इंडियन मील है ना, ये दाल रोटी राइस सब्ज़ी, ये सब, ये एक बैलेंस डाइट है, ठीक है। मिल्क अपने आप में ही बैलेंस्ड फूड है, ये आपको पता ही है। साथ में आपको फ्रूट्स भी लेने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो ये सब अगर आप खाएंगे तो आपका ग्रोथ अच्छे से होगा, ठीक है। आयरन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आयरन रिच फूड खाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जैगरी मतलब कि गुड़ जो होता है वो खाओ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट खाइए। सिट्रस फ्रूट्स आप खा सकते हैं। देन इंडियन गूसबेरी मतलब कि आंवला, आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, ठीक है। तो ये सब ज़रूर खाना चाहिए एडोलसेंस एज में, ठीक है। और देखिए अब आपको क्या करना है, अपना जो लंच डिनर ये सब आप खाते हैं, ये आप चेक कीजिए क्या ये बैलेंस्ड मील है कि नहीं है। क्या आप जंक ज़्यादा खा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए जंक को खाना, ठीक है। क्योंकि जंक आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ फैट पहुंचाता है, और फैट फिर अगर ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसीलिए अभी आपकी जो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए आपको बैलेंस्ड मील खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स जो होते हैं वो टेस्टी ज़रूर होते हैं, लेकिन कुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। तो उनको खाओ लेकिन कम खाओ, ऐसा नहीं है कि आप लंच को स्किप करके चिप्स खा रहे हो, दिस शुड नॉट हैपन, ओके। सो एक्टिविटी 10.4 है, उसमें आपको क्या करना है, अपने घर में आपने जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाया, ठीक है, प्रीवियस डे में अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनसे भी पूछो उन्होंने क्या खाया, फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा आइटम रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और ये भी देखो कि आपने कौन सा जंक खाया, ठीक है, जंक फूड कौन सा खाया है। देन एक्टिविटी 10.5 है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं मीट, वेजीज एंड मिल्क एंड एग्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इन सब की पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है, एक पोस्टर बनाना है, और फिर आपको अवेयरनेस फैलानी है फॉर डाइट इन एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस के लिए जो डाइट है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ये आप कर सकते हैं। देन डाइट के बाद आता है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के लिए क्या करना है, शुड टेक एटलीस्ट वंस अ डे बात ज़रूर लेनी है, ठीक है, नहाना ज़रूर है। टीनेजर्स में क्योंकि हमने पढ़ा कि सिबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्मेल आने लगती है। सो यू शुड वॉश एंड क्लीन योर सेल्फ एवरी डे, एटलीस्ट वंस अ डे कीजिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा समर का टाइम रहता है, बहुत गर्मी होती है, उस टाइम पे ट्वाइस अ डे ज़रूर नहाना चाहिए, ठीक है। क्लीनलीनेस आपको मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज़ यूल कैच बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड गर्ल्स को स्पेशल केयर करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल फ्लो। उनको अपना जो है काफ़ी अच्छे से क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और दे शुड बी प्रिपेयर्ड इफ़ दे आर कीपिंग ट्रैक, दे विल बी नोइंग कि हाँ अब हमारा मेंस्ट्रुअल डेट आने वाली है, तो दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दे शुड यूज़ सैनिटरी नैपकिन या फिर क्लीन होममेड पैड्स यूज़ करें, एंड दे शुड चेंज पैड्स एवरी 4 to 5 hours और एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर देखिए अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसीलिए मेंस्ट्रुअल टाइम में गर्ल्स शुड टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल हाइजीन वेरी वेरी मच, ऑलराइट। देन फिज़िकल एक्सरसाइज,
देखो, वॉक करना या फ्रेश एयर में खेलना ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपकी बॉडी को हेल्दी भी रखता है, फिट भी रखता है। सो ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ आउटडोर गेम्स, ठीक है, मोबाइल गेम्स आर नॉट अलाउड। ऑलराइट, ठीक है। देखो, ये कुछ मिथ्स एंड टैबूज़ हैं। आई एम 100% श्योर कि आप सबको ये सब पता ही है, ठीक है। तो अ गर्ल शुड नेवर मे गेट प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। आई नो आपको पता ही है कि ऐसा तो नहीं होता है। मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, वी हैव रेड इट, ठीक है। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये सब टैबूज़ हैं, ये इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब आपको डिस्कार्ड करनी है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको बताता है ये सब, तो आपको पता ही है कि ये मिथ है, ये टैबू है। इसको आप उसको समझाइए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, देन आता है से नो टू ड्रग्स। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 10.6 है। इसमें आपको क्या करना है, आपको डाटा कलेक्ट करना है उतने बच्चों का जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और जो रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आप उनकी फ़िटनेस और उनकी हेल्थ के कंपेयर कीजिए, जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और जो रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फिर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं ऑन बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। देन से नो टू ड्रग्स। देखो, एडोलेसेंस जो टाइम होता है ना, उसमें आपकी बॉडी और माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अप टाइम होता है आपके लिए, एडजस्ट करने का टाइम होता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनसिक्योर होते हैं। तो इफ़ समवन सजेस्ट यू कि टेक दिस ड्रग एंड यू विल फील गुड, देन प्लीज़ से नो टू दैट। क्योंकि अगर आपने एक बार ड्रग ली एंड उसके बाद फिर आप उसके एडिक्शन हो जाता है आपको, ठीक है, फिर आप दोबारा से उसको लोगे। तो ड्रग्स आर वेरी एडिक्टिव, और एक बार लोगे फिर बार बार मन करेगा कि आप वो ड्रग लो। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ रियून हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचो। दे वांट अ गुड फ्यूचर फॉर यू, ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। ड्रग्स लोगे तो आपका हेल्थ ही सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। जब हेल्दी ही नहीं रहोगे तो अपना फ्यूचर कैसे सेट कर पाओगे, राइट। सो ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, ओके। अब बाकी आपने पढ़ा ही होगा, एड्स के बारे में आपने सुना ही है। इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस होता है, HIV नाम का। ये पास ऑन होता है फ्रॉम नॉर्मल पर्सन टू द इन्फेक्टेड पर्सन। इट passes टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ऑन शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो अगर आप ड्रग्स लोगे, इस तरह से इंजेक्शंस यूज़ करोगे, सबका शेयर करोगे, तो यू माइट गेट इन्फेक्टेड बाय HIV। बाकी यहाँ देखिए लिखा हुआ है HIV कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। देन वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, एक होता है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्या है, हमारी कंट्री में लीगल एज ऑफ मैरिज 18 ईयर्स है फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स है फॉर बॉयज़। इसलिए क्योंकि जो टीनेजर मदर होती हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिज़िकली फॉर मदरहुड। और हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अर्ली मैरिजेस होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अब बहुत कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि वो ख़त्म हो जाए। तो उससे क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है एकदम से, अगर उनको अर्ली चाइल्डहुड प्रेगनेंसी हो जाती है तो। एंड इट कॉज मेंटल एगनी एंड शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदरहुड। देखिए, बीइंग अ मदर इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, एंड वो जो है आप किसी एक छोटी सी बच्ची से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए एटलीस्ट व्हेन अ फीमेल इज़ totally prepared for child, then only she should get pregnant, not otherwise, ठीक है। किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी जो होती है वो पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। 18 के पहले तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये चैप्टर फिनिश, और हमने ये कीवर्ड्स पढ़े सब, एडम्स एप्पल, एडोलेसेंस, एड्रेनलिन, बैलेंस डाइट, पिट्यूटरी, देन टारगेसाइट, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, ये सब हमने पढ़ लिया है।
आप इसके एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।